सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। जीव विज्ञान की इस कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे अपने दूसरा अध्याय पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ लिया था और पुष्प की संरचना पढ़ ली थी। आज हम शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी तथा परागकण। देखिए, इस टॉपिक का नाम एक साथ दिया हुआ है, तीनों में क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुंकेसर तो आप लोगों को बताया था, पुष्प के अंदर नर जननांग जो है वो क्या कहलाता है, पुमंग, और पुमंग का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, पुंकेसर। और प्रत्येक पुंकेसर जो है वो आपकी पुस्तक के अनुसार 2, लेकिन आप लोग 3 नाम याद रखेंगे। आपको मैंने बताया था प्रत्येक पुंकेसर परागकोश, तो ये बन गए अपने परागकोश। 2 परागकोश और एक लंबे डंठल नुमा संरचना पुतंतु। ये क्या है, पुतंतु। पुतंतु एवं परागकोश से मिलकर बना होता है कौन, पुंकेसर। सबसे पहली बात, पादप के नर जननांग को पुमंग कहते हैं। पुमंग का प्रत्येक भाग पुंकेसर कहलाता है। केरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण पद्धति दी थी उनके अनुसार पुंकेसरों की संख्या के आधार पर पादपों को इन्होंने अलग अलग वर्गों में विभक्त किया था। मोनेंड्रिया, डायेंड्रिया, टाइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, अर्थात क्रमशः एक पुंकेसरी, द्विपुंकेसरी, त्रिपुंकेसरी, चतुर्पुंकेसरी, पंचपुंकेसरी, बहुपुंकेसरी। तो पुंकेसरों की संख्या कितनी भी हो सकती है और सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, पुमंग नर जननांग। अब अगर पुंकेसर की संरचना देखें तो प्रत्येक पुंकेसर में क्या होता है, एक डंठल नुमा संरचना पुतंतु होती है जो कि थैलेमस से जुड़ी हुई रहती है या थैलेमस से निकलती है, और उसका अग्रसिरा, किसका, पुतंतु का अग्रसिरा एक द्विपालित परागकोश में विभक्त होता है और ये द्विकोष्ठी होता है। ठीक है, यानी एक परागकोश, अब ये कह सकते हैं अपन, यहां क्या है, एक परागकोश और है, तो एक परागकोश और दूसरा परागकोश, तो इसको हम क्या कह देंगे, परागकोशक। और प्रत्येक परागकोश क्या होता है, द्विकोष्ठी होता है, अर्थात इसमें एक पुंकेसर में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक है, अब यहां कई बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में, तो आपको याद रखना है कि एक परागकोश में, ये परागकोश है दोनों, ठीक है, और अलग अलग अगर इनकी बात करें तो इनको क्या कह देंगे, परागकोशक। परागकोशक पोलन सेक, और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, परागकोश। ठीक है, और एक परागकोश में 2 लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो 2 परागकोशों को जोड़ने वाली संरचना, ये जो संरचना है, इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, योजी। ठीक है, तो प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों में विभक्त हो गया। 2 परागकोशक, 2 परागकोशों को जोड़ने वाली संरचना योजी, और परागकोश जो है वो एक लंबे डंठल नुमा संरचना से जुड़े हुए रहते हैं जो कि थैलेमस से जुड़ी हुई है। अब लघु बीजाणुधानी, तो यहां से अगर हम इसकी काट कर, अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना अपने को दिखाई देगी, और इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। तो प्रश्न आ सकता है, लघु बीजाणुधानी की संरचना दीजिए। ठीक है, एक परागकोश, इसमें ये 2 हो गए अपने परागकोशक, और इन दोनों को जोड़ने वाली संरचना ये बना दी अपन ने योजी। ठीक है, अब अगर बात करें लघु बीजाणुधानी की संरचना, तो लघु बीजाणुधानी मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से बता देता हूं। प्रकृति में नर बड़ा की नारी, तो नारी बड़ी इसलिए उसको क्या कहते हैं, गुरु, और नर जो है छोटा इसलिए लघु। तो किस प्रकार से छोटा और बड़ा, इसका अंतर मैं आपको समझा देता हूं। आप लोगों को पता है, दीवार लेखन के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल वगैरह में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए
18 साल, लड़कों के लिए 21 साल, अर्थात लड़के 21 साल में मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और लड़कियां 18 साल में। तो फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, इसलिए वो क्या होगी, बड़ी होगी। अगर तुलनात्मक रूप से देखें 18 वर्ष, तो 18 वर्ष में मेल जो है मैच्योर नहीं होता है, ठीक है, फीमेल मैच्योर हो जाती है। तो बड़ी कौन होगी, फीमेल, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, गुरु, और नर के लिए शब्द काम में लेंगे अपन लघु। तो यहां लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी में युग्मक, जो अपन लैंगिक जनन की पहली घटना है, क्या है, युग्मक निर्माण। तो ये युग्मक निर्माण कहां होता है, लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत होता है, और इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और नर युग्मक को क्या कहते हैं, परागकण। तो उससे पहले लघु बीजाणुधानी की संरचना देख लीजिए। यहाँ 4 लघु बीजाणुधानी है, एक पुंकेसर में अपन एक की बात कर लेते हैं, बाकी चारों वैसी की वैसी। अगर इसको अपन देखें तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी परत जो कि क्या है, कॉमन है चारों लघु बीजाणुधानियों में, इसको अपन क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। तो क्या कहेंगे, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 परतों से घिरी हुई संरचना होती है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 परतों से घिरी हुई संरचना होती है। सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में दूसरी परत जो है वो क्या है, एंडोथीसियम, दूसरी परत क्या है, एंडोथीसियम। तीसरी परत क्या है, मिडल लेयर, या हिंदी में अपन कहते हैं मध्य परत। और चौथी परत क्या है, ये वाली चौथी परत को कहते हैं टेपिटम, टेपिटम। तो ये मध्य परत जो है, ये देखिए अपन ने ये बनाया एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, ये मध्य परत 2 बना दी, एक और बना सकते हैं। तो मध्य परत जो है वो 1 से 3 स्तरीय होती है। किसी पादप में 1 स्तरीय, किसी पादप में 2 स्तरीय, किसी पादप में 3 स्तरीय, यानी 1 स्तरीय भी हो सकती है, 3 स्तरीय भी हो सकती है, 2 स्तरीय भी हो सकती है। तो अपन ये कहते हैं 1 से 3 स्तरीय। ये तीनों जो परतें हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य परत, ये तीनों परतें सुरक्षात्मक परत है, ठीक है। और सुरक्षात्मक परत होने के साथ साथ ये पराग कोश के स्फुटन में भी सहायता करती है। जब यहां पराग कणों का निर्माण हो जाएगा, तो पराग कणों का निर्माण होने के पश्चात ये पराग कोश टूटेगा, तो इसमें भी क्या करती है, ये तीनों परतें सहायता करती है। तो तीनों परतों का कार्य मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, तो जो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य परत है, इनका कार्य क्या है, सुरक्षात्मक कार्य है, और दूसरा स्फुटन में सहायता करता है। इसके अलावा जो एंडोथीसियम होती है, ये भी आपको याद रखना है, 1 नंबर का प्रश्न बनता है। एंडोथीसियम में अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होने के कारण यह स्फुटन में सहायता करती है। अब देखिए सबसे जो आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक परत वो क्या है, टेपिटम। और टेपिटम का कार्य क्या है, तो ये 1 नंबर का प्रश्न फिर बनता है, याद रखना आपको। टेपिटम का कार्य क्या है, वृद्धिशील पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य टेपिटम का होता है। और यह अपने व्यवहार के आधार पर, टेपिटम जो है वो अपने व्यवहार के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक अमीबीय और दूसरा ग्रंथिल। अमीबीय का दूसरा नाम प्लाज्मोडियल भी मिल सकता है आपको, प्लाज्मोडियल। और इसका आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल क्या है, ट्रेडेंसकेंसिया। ट्रेडेंसकेंसिया के पुंकेसरी जो रोम होते हैं, उनमें अमीबीय प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। अर्थात ये टेपिटम पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी, और इसके अंदर जितना भी जीव द्रव्य होगा वो सारा का सारा लघु बीजाणुधानी के अंदर आ जाएगा। शेष जो पादप है उनमें आप ग्रंथिल प्रकार के टेपिटम याद रख सकते हैं। अब ये क्या करती है, याद रखना है, वृद्धिशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। और इस टेपिटम के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है, टेपिटम के आंतरिक भाग में, ये देखिए मैंने कोशिकाएं बना दी है, ये सारी की सारी कोशिकाएं क्या कहलाती है, ये सारी की सारी कोशिकाएं कहलाती है एमएमसी, या बीजाणु जन उत्तक इसको कहते हैं। टेपिटम चूंकि पराग कणों का पोषण प्रदान करती है,
इसलिए ये द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय भी हो जाती है। समसूत्री विभाजन द्वारा इनका केंद्रक विभाजित होकर द्विकेंद्रकीय और बहुकेंद्रकीय भी हो जाता है, जो कि क्या करता है, वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। अब इसके अंदर ये जितने भी कोशिकाएं, उन सबको अपन क्या कहेंगे, उन सबको कहेंगे बीजाणु जन उत्तक, बीजाणु जन उत्तक या एमएमसी। तो एमएमसी गुरु बीजाणुधानी में भी आएगा और लघु बीजाणुधानी में भी आएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वहां क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इसकी प्रत्येक कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी बीजाणु जन की कोशिकाएं या लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाएं क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कण का निर्माण करेगी। और पराग कण क्या है, नर युग्मक है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं, पुंकेसर हो गया अपना, फिर लघु बीजाणुधानी होगी, और अब क्या गया, पराग कण। ठीक है, तो पराग कण क्या है, नर युग्मक है। तो अब देखिए परागकण, परागकण, ठीक है। लघु बीजाणुधानी की जो प्रत्येक कोशिका या बीजाणुजन उत्तक जो है वो परागकण का निर्माण करता है, और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, तो अपना एक टॉपिक और आ गया यहां, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन क्या है, बीजाणु जन उत्तक के द्वारा, या यूं कहते हैं कि एमएमसी के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक चतुष्क का निर्माण करती है, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आप लोगों को पता है कि एक केंद्रक से 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार से ये चारों केंद्रक जो है व्यवस्थित रहते हैं, किसी भी प्रकार से ये व्यवस्थित हो सकते हैं। ये रेखीय है, ये समद्विपार्श्विक है, या इस प्रकार से क्रोशित है, किसी भी प्रकार से ये व्यवस्थित हो सकते हैं। अलग अलग पादपों में इनकी व्यवस्था जो है वो अलग अलग होती है। तो लघु बीजाणु जनन हम किसे कहेंगे, बीजाणु जन उत्तक के द्वारा, बीजाणु जन उत्तक के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का या लघु बीजाणु चतुष्क का लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करना क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और ये लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत क्या है कि ये जो चतुष्क है, इस चतुष्क की जो भित्ति है ये आप लोगों को याद रखनी है। ये चतुष्क की भित्ति जो है ये केलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, और जब ये केलोज नामक पदार्थ अपघटित हो जाता है तब ये संरचनाएं, चारों की चारों संरचनाएं क्या होगी, मुक्त हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है, तब इसको अपन क्या कह देंगे, पराग कण। और पराग कण क्या है, नर युग्मकोद भिद। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट। अब अगर हम पराग कण की संरचना देखें तो पराग कण 25 से 50 माइक्रोमीटर की संरचना होती है। क्योंकि यह एक गोलाकार संरचना है इसलिए 25 से 50 माइक्रोमीटर की संरचना अपन इनको मान लेते हैं। ठीक है, और प्रत्येक परागकण जो है वो क्या होता है, एक द्विपरत से घिरी हुई संरचना होती है। अभी अपन ने बात की, देखिए ये क्या है, लघु बीजाणु चतुष्क है, इसमें 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे की तरफ है। ठीक है, और जब ये पृथक हो जाते हैं, यानी ये केलोज नामक भित्ति जो अपघटित हो जाती है, तब ये परागकण मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के पश्चात इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, और ये आपको मैं पहले बता रहा हूं, और एक केंद्रक से ये द्विकेंद्रक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब जो विभाजन होगा इसके अंदर, इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ है। और अब जो विभाजन होंगे वो क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे। किस प्रकार से होंगे ये आगे अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन परागकण की संरचना देख लेते हैं। तो प्रत्येक परागकण क्या है, प्रत्येक परागकण 2 परतों से घिरी हुई संरचना है और 2 केंद्रकीय संरचना है। ठीक है, इसको अपन कहेंगे नर केंद्रक
और इसको कहेंगे कायिक केंद्रक, और जो दो सुरक्षात्मक परत है ये कहलाती है एक्साइन, और ये दूसरी जो परत है ये कहलाती है इंटाइन। इसको आप हिंदी में बाह्य भित्ति और अंतःभित्ति भी कह सकते हैं, बाह्य भित्ति और अंतःभित्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं बाह्य भित्ति एक्साइन की। अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ, एक नंबर का प्रश्न फिर बनता है। अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की ये बनी होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन। परागकण की जो बाह्य भित्ति है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। दूसरा प्रश्न यहां बनता है कि एक प्रश्न आता है कि परागकण जीवाश्म रूप में संरक्षित रह सकते हैं, तो इसका कारण बताइए। परागकण जीवाश्म रूप से संरक्षित रह सकते हैं क्योंकि उनके चारों ओर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की परत पाई जाती है। ठीक है, तो एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। उसके बाद में इंटाइन या जो अंतःभित्ति है, आप लोगों को पता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। तो ये अंतःभित्ति जो है वो भी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो बाह्य भित्ति किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की। यानी सेल्यूलोज और पेक्टिन की जो अंतःभित्ति है, इस अंतःभित्ति के ऊपर विभिन्न संरचनाओं के रूप में, यानी कहीं कांटेदार, किसी में इस प्रकार से एक पैरेलल, किसी के अंदर अलग अलग प्रकार की संरचना बनाते हुए ये परागकण रहते हैं। ठीक है, तो अंतःभित्ति जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जिसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है, जिसे बाह्य भित्ति या एक्साइन कहते हैं। अब ये एक्साइन जो है कहीं कहीं पर ये अनुपस्थित होती है, सामान्यतः 1 से 3। ठीक है, तो जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? जर्म पोर, जनन छिद्र। अर्थात जब परागण की क्रिया हो जाएगी, अर्थात परागकण नर युग्मक है और आपको बताया हुआ है कि स्थानांतरण किसका होता है? नर युग्मक का होता है। तो स्थानांतरित होकर ये वर्तिकाग्र के ऊपर जाते हैं। आगे चर्चा करेंगे वर्तिकाग्र की। वैसे पहले अपन ने पुष्प की संरचना में वर्तिकाग्र की चर्चा कर ली थी। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? परागकण। यानी युग्मक का स्थानांतरण होने के पश्चात इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा, जनन छिद्र क्या होते हैं? वे स्थान जहां पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं होता है, जनन छिद्र कहलाते हैं। और इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब केंद्रकों की बात करते हैं। साधारणतः जो परागकण होते हैं आवर्तबीजी पादपों के अंदर, उनमें द्विकेंद्र की अवस्थाओं में ये परागकण क्या होते हैं? जड़ते हैं। तो एक इनके अंदर नर केंद्रक और दूसरा कायिक केंद्रक। नर केंद्रक छोटा लेंस के आकार का होता है और उसके समीप छोटी मोटी रिक्तिकाएं भी उपस्थित हो सकती है, और बाकी ये क्या है? इसका जीवद्रव्य है। और इसी प्रकार एक दूसरा केंद्रक जो उपस्थित होता है वो अनियमित आकार का केंद्रक होता है, जिसे हम कायिक केंद्रक कहते हैं। तो ये होगी अपनी परागकण की संरचना। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। प्रत्येक परागकण 2 परतों से घिरी हुई संरचना होती है। बाह्य परत एक्साइन कहलाती है, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण जो है वो जीवाश्म रूप में संरक्षित रहते हैं। आंतरिक परत जो है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और प्रत्येक परागकण द्विकेंद्र की अवस्था में जड़ते हैं। और परागकणों के अंदर सामान्यतः 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक कहलाता है नर केंद्रक और एक केंद्रक कहलाता है कायिक केंद्रक। और जिस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण उपस्थित नहीं होता है, उन स्थानों को क्या कहते हैं? जर्म पोर। ठीक है, तो ये होगी अपनी परागकण की संरचना। और सामान्यतः मैंने आपको बता दिया कि आवर्त बीजी पादपों के अंतर्गत क्या होता है? परागकण जो है वो द्विकेंद्र की अवस्था में जड़ते हैं। तो इसका एक आंकड़ा भी है, वो भी आप याद रख सकते हैं कि 60% आवर्त बीजी पादपों के परागकण जो है वो द्विकेंद्र की अवस्था में जड़ते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात परागकण की अगर अपन बात करें तो परागकणों के द्वारा कुछ व्यक्तियों में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिसे पराग एलर्जी कहते हैं, जिसके अंतर्गत दमा, श्वसनिशोथ आदि के रूप में विभिन्न प्रकार के लक्षण विकसित हो जाते हैं। सामान्यतः भारत में जब गेहूं का आयात किया गया था, उस समय एक पार्थीनियम घास भी गेहूं के बीजों के साथ
पार्थिनियम घास के भी बीज आ गए थे, और ये पार्थिनियम घास के जो बीज है वही क्या करते हैं, पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और पराग कण जो है वो आप लोगों को पता है, जो मधुमक्खियां हैं परागण की क्रिया करती है, पुष्पों के ऊपर बैठती है, पराग अवशोषित करती है, और उसी पराग के द्वारा ये क्या करती है, शहद का निर्माण करती है। और शहद जो है वो एक बहुत ही पोषक तत्व होता है। तो इसी कारण से पराग कण क्या कह सकते हैं अपन, कि पराग कण पोषण पदार्थ से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें आहार संपूरक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। और भारी मात्रा में आजकल विदेशी संस्कृति में पराग टेबलेट्स, पराग सिरप का भी निर्माण किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं थोड़ी सी पराग कणों की जीवन क्षमता के बारे में, क्योंकि जैसे ये लघु बीजाणुधानी से पृथक होते हैं और पृथक होने के पश्चात एक निश्चित समयावधि के पश्चात इनकी जीवन क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। और इनकी जीवन क्षमता समाप्त होने का मतलब क्या है, कि ये जो अपन ने बात की थी जनन छिद्र, इन जनन छिद्रों के द्वारा इस प्रकार से ये क्या करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं। तो कितने समय तक, क्योंकि ये जो लघु बीजाणुधानी है उससे तो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं उनके स्फुटन के पश्चात, और अगर आगे उनको पोषक पदार्थ नहीं मिलता है तो धीरे धीरे इनकी अंकुरण क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों को 2-3 छोटे प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं कि धान और गेहूं, ठीक है, धान यानी चावल, धान व गेहूं की परागकण की जो अंकुरण क्षमता होती है वो 30 मिनट होती है। धान व गेहूं के परागकण लघु बीजाणुधानी से पृथक होने के पश्चात 30 मिनट तक जीवित रहते हैं, उसके पश्चात ये अपनी अंकुरण क्षमता को समाप्त कर देते हैं। जबकि लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी इन कुलों के अंतर्गत पराग कणों की जो अंकुरण क्षमता है वो महीनों तक बनी हुई रहती है। और जिस प्रकार से आप लोगों को पता है, पशु चिकित्सालय के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि पशुओं के जनन द्रव्य को संरक्षित करते हैं, उसी प्रकार पराग कणों को भी संरक्षित किया जा सकता है, लंबे समय तक इन्हें संरक्षित रखा जा सकता है। तो संरक्षित रखने के लिए तरीका क्या है, संरक्षित रखने के लिए तरीका आपको बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूं। द्रव नाइट्रोजन में इनको संरक्षित रखते हैं। कोई भी सजीव संरचना हो उसे द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाता है। और नाइट्रोजन जो है वो द्रव अवस्था में कब बदलती है, नाइट्रोजन द्रव अवस्था में -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर बदलती है, यानी गैस जो है वो द्रव अवस्था में बदलती है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आज के लिए इतना ही। कल के टॉपिक में अपन स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।